Hey friends, my name is Harshit Mantri. Welcome back to my YouTube channel, The IELTS King. In today's session, I'm going to help you with list of headings related to reading. तो रीडिंग के जो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स है जिसमें आपको कुछ ऑप्शंस दिए होंगे, टाइटल्स दिए होंगे और आपको हर पैराग्राफ पढ़ के अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर एवरी सिंगल पैराग्राफ यू नीड टू सिलेक्ट फ्रॉम सर्टेन गिवन टाइटल्स. सो दिस इज अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स. इसका मैं ये मेन रीजन ये बताऊंगा. जब तक आप लिस्ट ऑफ हेडिंग के अंदर थीम नहीं समझेंगे पैराग्राफ की, सी एवरी सिंगल पैराग्राफ हैज ए यूनिक थीम, तो आपको वो थीम समझनी पड़ेगी. ओवरऑल क्या बोलना चाह रहे हैं वो लोग, उसके अंदर उनका थीम क्या है, उनका मेन मोटिव क्या है, क्या इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं राइटर, वो आपको समझना पड़ेगा. जिस दिन आप वो समझने लगोगे आपका आंसर हमेशा सही होगा. मैंने हमेशा देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चंस गलत होते हैं. रीजन एक ही है, वो क्या करते हैं, कोई शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दे जस्ट पिक अप अ वर्ड एंड देन दे ट्राई टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. तो वर्ड पकड़ के आंसर आपको कभी नहीं देना है, आपको थीम समझना है. यूनिकनेस क्या है, पूरा ओवरऑल पैराग्राफ में मेन चीज पे क्या बात कर रहे हैं राइटर, और उसके अकॉर्डिंग आपको हेडिंग सेलेक्ट करना है. सो लेट अस सॉल्व वन लिस्ट ऑफ हेडिंग टुगेदर. आई एम जस्ट opening it over here. So these are A, B, C, D and E. Five paragraphs are there and we are going to read every single paragraph. उसके टाइटल्स यहाँ पे दिए गए हैं. तो हमको ये सारे जो टाइटल्स है उसमें से हर पैराग्राफ को एक अप्रोप्रिएट टाइटल देना पड़ेगा. तो जब भी एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आई वुड रेकमेंड यू टू गो विद दी क्वेश्चंस फर्स्ट. मतलब कि आप सारे एक बार हेडिंग्स अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आप कोई आंसर दीजिए. उससे क्या रहेगा, आप पैराग्राफ की जब थीम समझोगे तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि ऐसा मैंने कुछ पढ़ा हुआ है. और एक और चीज, एग्जाम में आपको बार बार पेज भी फोल्ड नहीं करना पड़ेगा. जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं और राइट हैंड साइड पे पैराग्राफ ए बी सी डी ऐसा दिया हुआ है, तो आपको बार बार पेज नहीं फोल्ड करना पड़ेगा. सो ट्राई टू रिमेंबर दी ऑप्शंस इन योर माइंड इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू. सो वेरी फर्स्ट वन इज इफेक्ट ऑफ सिटी लाइफ ऑन मेंटल हेल्थ. मेंटल हेल्थ पे सिटी लाइफ की क्या इफेक्ट है. एनिमल्स में स्ट्रेस रिडक्शन को लेके कुछ बोला गया होगा. देर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, कोई अलग अलग दो स्ट्रेस की बात की गई होगी. सेल डेथ का फॉल आउट, मतलब सेल डेथ जो है वो खत्म हो रहे हैं, सेल की डेथ हो रही है, वो सेल फॉल हो रही है या तो डेथ हो रही है. बेस्ट टाइप ऑफ एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज सबसे बेस्ट है. स्ट्रेस कैसे यूजफुल हो सकता है. मैनेजिंग स्ट्रेस इन जॉब इंटरव्यूज, आपको जॉब इंटरव्यूज में स्ट्रेस मैनेज कैसे करना है. बैड टेम्पर्स, जिसको जल्दी गुस्सा आता है, उसके पीछे का मेन रीजन क्या है. चाइल्डहुड में न्यूरॉन लॉस कैसे होते हैं. और लास्ट है, आप एक्सरसाइज करके ब्रेन को रिग्रो कर सकते हो, रिग्रोइंग ब्रेन विद द एक्सरसाइज. सो लेट्स रीड पैराग्राफ ए. हम लोग समझेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे नहीं. डिस्पाइट इट्स बैड रेपुटेशन, मतलब उसकी खराब रेपुटेशन होने के अलावा बावजूद, स्ट्रेस हिस्टोरिकली हैड अ वाइटल रोल टू प्ले. स्ट्रेस इज वेरी important. It has a very important role to play. Commonly referred to as the flight or fight mode, the sudden release of stress hormones like adrenaline and cortisol causes the heart to beat faster. मतलब ये बोल रहा है कि स्ट्रेस की वजह से आपका हार्ट जो है वो फास्ट बीट करता है, मतलब पंप होता है, एयरवेज टू डायलेट एंड ब्लड वेसल्स टू ओपन अप. ये सारी चीजें स्ट्रेस की वजह से होती है. ऑल ऑफ विच पुश द बॉडी टूवर्ड्स ऑप्टिमल परफॉर्मेंस. इन सभी चीजों की वजह से आपकी बॉडी ऑप्टिमल मतलब कि मैक्सिमम परफॉर्मेंस की ओर आगे जाएगी. अल्टीमेटली सर्वाइवल, और उसकी वजह से आप सर्वाइवल भी कर पाओगे, आप सर्वाइव कर पाओगे. इन द रेस्ट ऑफ द एनिमल किंगडम, दिस इज स्टिल ऑफन द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ. मतलब अगर आप एनिमल किंगडम की बात करो तो लाइफ और डेथ की बात हो जाती है. मतलब कि मान लो अगर कोई शेर है और कोई खरगोश के पीछे पड़ा है, तो ये पूरी लाइफ और डेथ की बात हो गई वो खरगोश के लिए. As he springs off to freedom, the lucky gazelle who escapes the lion can thank this primal evolutionary response. तो अब जैसे मैंने पूरा पैराग्राफ पढ़ा, इसके अंदर अगर मैं अच्छे से सोचूं कि बात क्या की गई है, तो आप देखो तो स्ट्रेस के बारे में पॉजिटिव बात की गई है. बोला गया कि स्ट्रेस कैसे आपको मैक्सिमम परफॉर्मेंस दिला सकता है, स्ट्रेस की वजह से कैसे आप सर्वाइव कर पाते हो. फिर आपको एक एग्जाम्पल भी दिया गया कि लायन और गेजल का, कि कैसे लायन से बच के स्ट्रेस की वजह से वो जिंदा रह पाता. सो पूरी चीज अगर देखो, पहली लाइन से ही अगर आप देखो कि भले ही उसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, स्ट्रेस लोग बोलते हैं बिल्कुल अच्छा नहीं है, राइट, बट उसका जो रोल है वो वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले. सो इसमें हमको देखना है क्या सिटी लाइफ की कोई बात की गई है, तो बिल्कुल नहीं. क्या एनिमल्स में क्यों स्ट्रेस रिड्यूस हो रहा है, ऐसा बोला है, नहीं नहीं. यहाँ तो ये बोला गया कि एनिमल्स में स्ट्रेस की वजह से उनको क्या बेनिफिट होता है. क्या कोई दो अलग अलग टाइप के स्ट्रेस की बात की गई है, नहीं. सेल जो है उसकी डेथ हो रही है, अगेन नो. कोई एक्सरसाइज की बात नहीं की गई है,
स्ट्रेस आपको कैसे बेनिफिट कर सकता है? यस, सो दिस कैन बी वन ऑफ द आंसर्स। लेट मी गो विथ 7 8 9 10 ऑल्सो। जॉब इंटरव्यूज की कोई बात नहीं करी है, न्यूरॉन लॉस की बात नहीं करी है, एक्सरसाइज की बात नहीं करी है, और गुस्सा क्यों आता है वो नहीं बोला गया है। सो अपना पहला आंसर आएगा हाउ स्ट्रेस कैन बी यूजफुल। सो दिस इज कॉल्ड थीम अंडरस्टैंडिंग। अगर आप इस हिसाब से अच्छे से शांति से पढ़ के करते हो तो एक बार पढ़ने पे ही आपको आंसर मिल जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स एक एक पैराग्राफ को 2 से 3 बार पढ़ते तब जाके उनको कोई ना कोई आंसर मिलता है, बट दे आर लैकिंग वन थिंग एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज थीम अंडरस्टैंडिंग। तो आपको पैराग्राफ की थीम समझनी है। जैसे इस पैराग्राफ की थीम थी स्ट्रेस कैसे बेनिफिशियल हो सकता है। सेकेंड पैराग्राफ, इन ऑर्डिनरी मॉडर्न लाइफ, जो एक ऑर्डिनरी सामान्य मॉडर्न लाइफ जो है, अल्दो वी आर इन लिटिल डेंजर ऑफ बीइंग स्टॉक्ड बाय वाइल्ड बीस्ट डाउन सिटी स्ट्रीट्स। मतलब ये चीज नहीं होने वाली है कि आपको कोई वाइल्ड एनिमल आपको सिटी स्ट्रीट पे आपके पीछे आएगा, जनरली ये नहीं होता। और बॉडीज रिएक्ट टू स्ट्रेस इन द सेम वेज, पर फिर भी स्ट्रेस जब भी होता है तब हमारी बॉडी उसी वे में उसको रिएक्ट करती है। एक्सपीरियंसिंग एंग्जाइटी, फियर एंड स्ट्रेस इज कंसिडर्ड अ नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ। मतलब स्ट्रेस आना, एंग्जाइटी आना, फियर आना, ये सारी चीजें तो बहुत नॉर्मल है। इट इज नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ व्हेन इट इज ओकेशनल एंड टेम्पररी, बट ये ओकेशनल और टेम्पररी होना चाहिए। सच एज फीलिंग एंग्जियस एंड स्ट्रेस बिफोर एन एग्जाम और जॉब इंटरव्यू। या तो आपका कोई जॉब इंटरव्यू या एग्जाम है, उससे पहले जो थोड़ा बहुत आपको फियर फील होता है, थोड़ा बहुत एंग्जाइटी फील होती है, वो नॉर्मल चीज है। इट इज व्हेन दिस एक्यूट रिएक्शंस आर प्रोलॉन्ग। प्रोलॉन्ग का मतलब होता है कोई चीज कंटिन्यू होना या एक्सटेंड होना। जब ये सारी चीजें बहुत टाइम तक कंटिन्यू होती है और कैन नॉट बी स्विच्ड ऑफ, आप उसको स्विच ऑफ नहीं कर पाते, मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा है अब इससे बाहर कैसे निकले। हाउएवर दैट सीरियस फिजिकल, सोशल एंड कॉग्निटिव इश्यूज कैन रिजल्ट, तब जाके कोई सीरियस चीज हो सकती है। इन कॉन्ट्रास्ट टू द नॉर्मल एवरीडे स्ट्रेस ऑफ मॉडर्न लाइफ, मतलब कॉन्ट्रास्ट मतलब ऑपोजिट टू नॉर्मल एवरीडे स्ट्रेस ऑफ मॉडर्न लाइफ। एक आपका जो स्ट्रेस है वो होता है डे टू डे लाइफ में, मॉडर्न लाइफ में जो एक नॉर्मल स्ट्रेस होता है वो बोला है। उसके अलावा क्रॉनिक स्ट्रेस इज अ पैथोलॉजिकल स्टेट विच कैन सिग्निफिकेंटली इंटरफियर विद डेली लिविंग एक्टिविटीज सच एज वर्क, स्कूल एंड रिलेशनशिप्स, wreaking havoc on the body's immune, metabolic and cardiovascular systems। तो अब मैं देखता हूँ क्या इस पूरे पैराग्राफ में उसकी मैं थीम समझने की ट्राई करता हूँ। तो मुझे बोला गया कि एक नॉर्मल स्ट्रेस है, जैसे कि आप एग्जाम से पहले जाते हो आपको फियर या एंग्जाइटी होता है, वो एक टाइप ऑफ स्ट्रेस है। और दूसरा जो बोला गया है कि एक क्रॉनिक स्ट्रेस है जो आपको सीरियस सिचुएशंस में, मतलब आप जैसे सीरियस सिचुएशंस में डाल सकता है, आपको वर्क नहीं करने देगा, आपको स्कूल में, रिलेशनशिप में, हर जगह पे इफेक्ट करेगा। तो क्या सिटी लाइफ पे इफेक्ट करेगा ऐसा बोला गया है? नहीं बोला गया। या सिटी लाइफ की कोई इफेक्ट है अपने मेंटल हेल्थ में? नहीं। क्या एनिमल्स में क्यों स्ट्रेस रिडक्शन होता है ऐसा बोला गया? नहीं, यहाँ पे रिडक्शन की बात नहीं करी गई है, स्ट्रेस क्या है वो बताया गया है। ओके। क्या न्यूरॉन लॉस की बात करी गई है? नहीं। एक्सरसाइज की कोई बात नहीं करी गई है, तो फिफ्थ भी नहीं आएगा अपना। जॉब इंटरव्यूज की बात करी गई है बट सिर्फ इट्स जस्ट अ वर्ड। जैसे कई स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसमें ज्यादा समझेंगे नहीं और सीधा उसका आंसर दे देंगे मैनेजिंग स्ट्रेस इन जॉब इंटरव्यूज। बट आपको ऐसे वर्ड नहीं पकड़ना है। जैसे यहाँ जॉब इंटरव्यू है और आपने लिख लिया जॉब इंटरव्यूज में कैसे स्ट्रेस को मैनेज करें। पैराग्राफ की थीम ये नहीं है, इसमें सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया गया है कि एग्जाम और जॉब इंटरव्यू के पहले लोगों को स्ट्रेस फील होता है। तो यहाँ पे मुझे अगर इस सब में से एक प्रॉपर लेबल सिलेक्ट करना है, टाइटल सिलेक्ट करना है, तो आई गो विथ टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। एक नॉर्मल स्ट्रेस जो डे टू डे लाइफ में फील होता है, और एक है क्रॉनिक स्ट्रेस जो कि आपके वर्क, स्कूल, रिलेशनशिप, सारी एक्टिविटीज को अफेक्ट करता है। सो थीम समझ लो तो आपको आंसर मिल जाएगा, टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। आई होप यू आर क्लियर टिल दिस पॉइंट। थर्ड पैराग्राफ जो है अपना, पैराग्राफ सी, ऑफ मेजर कंसर्न इज द इम्पैक्ट ऑन द ब्रेन। अपने ब्रेन पे जो इम्पैक्ट होती है वो मेन कंसर्न की बात है। रिसर्चर्स हैव फाउंड दैट द हिपोकैम्पस, द कंट्रोल सेंटर ऑफ मेमोरी एंड आवर एबिलिटी टू लर्न, can physically shrink in response to prolonged release of stress hormones like cortisol which result from chronic stress। मतलब क्या होता है कि अपना जो कंट्रोल सेंटर ऑफ मेमोरी है, जिससे हमारी मेमोरी कंट्रोल होती है, जिसको हिपोकैम्पस बोलते हैं, जहां से हम सारी चीजें सीखते हैं, वो क्या होता है जब आपको स्ट्रेस होता है तो धीरे धीरे श्रिंक होता है। जब भी आपका स्ट्रेस बहुत लंबे टाइम तक कंटिन्यू रहता है तब। और उससे क्या होता है, कॉर्टिकल जैसे जो हॉर्मोन्स होता है विच, सो यहाँ पे क्या होता है, वो रिलीज होते हैं।
न्यूरॉन्स इन दिस एरिया डो नॉट जस्ट गेट स्मॉलर, मतलब ऐसे एरिया में अपने जो न्यूरॉन्स होते हैं वो सिर्फ स्मॉलर नहीं होते, बट वो डाई हो जाते हैं, मतलब वो खत्म हो जाते हैं, विच वीकन्स दी न्यूरल कनेक्शन, और उसके आपके मेंटल कनेक्शंस जो है वो धीरे धीरे वीक होते जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे न्यूरॉन्स वर्ड है, यहाँ आप देखोगे न्यूरॉन लॉस इन चाइल्डहुड, कहीं पे भी चाइल्डहुड की बात नहीं करी गई। तो आपको वर्ड पकड़ के अगर आप आंसर दोगे तो आप क्या लिखोगे, नाइन्थ हैज द करेक्ट आंसर, बट वो नहीं है। क्यों? क्योंकि चाइल्डहुड में ऐसा होता है ऐसा नहीं बोला गया, इन जनरल सबको होता है। क्या बोलते हैं आगे, affecting the way memories are organized and stored in the brain. A chronically stressed person would recognize this as a brain fog, and it also has ramifications for other areas such as creativity and adaptability. और इससे आपका creativity और adaptability पे भी इफेक्ट आता है। क्या सिटी लाइफ की कोई इफेक्ट की बात की करी है? नहीं। क्या एनिमल्स की कोई बात करी है? बिल्कुल नहीं। देन एक्सरसाइज की कोई बात नहीं करी है, तो वो अपना फिफ्थ भी नहीं आएगा, टेंथ भी नहीं आएगा। चाइल्डहुड मैंने बताया आपको वर्ड पकड़ के आंसर नहीं देना है। जॉब इंटरव्यूज की कोई बात नहीं है, और गुस्सा क्यों आता है वो नहीं बोला गया है, तो अपना आंसर आएगा द फॉल आउट ऑफ सेल डेथ। उन्होंने बोला है कि अपना जो सेल्स जो होते हैं ब्रेन के अंदर, वो पहले तो श्रिंक होता है, वो स्मॉल होते हैं, यहाँ पे बोला गया कई बार श्रिंक हो जाते हैं, और वो डाई भी हो जाते हैं, मतलब अपनी जो सेल है उसकी डेथ हो जाती है। सो दैट इज योर करेक्ट आंसर, द आंसर इज द फॉल आउट ऑफ सेल डेथ। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, और आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि कैसे आपको ये लिस्ट ऑफ रीडिंग्स को सॉल्व करना है। नाउ विल गो फॉर पैराग्राफ डी। While this part of this brain gets smaller, another area, the amygdala, which is involved in processing emotions, can grow with chronic stress. मतलब एक है कि अपना ब्रेन का ये पार्ट स्ट्रेस की वजह से स्मॉल हो रहा है, बट एमिगडेला जो है वो क्या होता है, क्रॉनिक स्ट्रेस के साथ साथ ग्रो होता है। अक्रॉस स्पीसीज, मतलब जितने भी स्पीसीज है, अ लार्जर एमिगडेला हैज बीन फाउंड टू कोरिलेट विद अग्रेशन, मतलब जितना बड़ा एमिगडेला होगा उतना अग्रेशन बढ़ेगा, गुस्सा बढ़ेगा। एंड दिस कपल्ड विद द वीकेंड कनेक्शन टू द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, द ब्रेन्स डिसीजन मेकिंग सेंटर, उससे आपका डिसीजन मेकिंग सेंटर जो है उस पर सीधा इफेक्ट आएगा। कैन प्रोफाउंडली इम्पैक्ट मूड एंड बिहेवियर, और उससे आपका मूड और बिहेवियर भी इम्पैक्ट हो सकता है। विद द लिंक बिटवीन इमोशंस एंड डिसीजन मेकिंग कॉम्प्रोमाइज, जब आपका इमोशन और डिसीजन मेकिंग का जो लिंक है वो कॉम्प्रोमाइज हो गया, उसके साथ छेड़छाड़ हो गई, अ पर्सन इज मच लेस एबल टू स्टॉप एंड रिफ्लेक्ट, बिकमिंग इंस्टेड रिएक्टिव एंड शॉर्ट फ्यूज, मतलब उससे क्या होगा, वो रिएक्टिव हो जाएगा, तुरंत रिएक्ट करेगा, और शॉर्ट फ्यूज हो जाएगा, उसका फ्यूज जो है वो शॉर्ट हो जाएगा। Think of the difference between being able to tolerate a screaming child and instead giving in to the desire to scream back, right? So आपको पूरी बात करी गई है। अब ये पैराग्राफ की थीम समझते हैं। सिटी लाइफ, कहीं पे भी कोई बात नहीं करी गई कि सिटी लाइफ की इफेक्ट अपनी हेल्थ पे क्या है, नहीं। क्या एनिमल्स में कुछ बताया गया? नहीं, एनिमल्स के बारे में भी नहीं बताया गया। एक्सरसाइज की कोई बात नहीं करी, तो ये दो भी नहीं आएंगे। जॉब इंटरव्यूज की कोई बात नहीं है, न्यूरॉन लॉस की कोई बात नहीं है, गुस्से की बात करी गई है। पूरे पैराग्राफ की थीम ही यही है कि जब आपको स्ट्रेस आता है तब आप धीरे धीरे गुस्सा होना स्टार्ट हो जाते हो। तो योर आंसर इज 8, वन रीजन बिहाइंड बैड टेम्पर्स। And now the last paragraph, that is paragraph E. In the past, it was accepted that there was a limited number of neurons in the brain, and as they died off as a result of aging, stress, and substance abuse, for instance, they were lost forever. It turns out, however, that this is not the case, and that stem cells within the brain are actually able to create new neurons. In other words, see, अब जैसे मैंने ये चारों पैराग्राफ अभी आपके सामने पढ़े, तब आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उसका मीनिंग नहीं भी आता है, हमको सिर्फ थीम समझना है। तो कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब वो लिस्ट ऑफ रीडिंग सॉल्व करते हैं, इफ दे आर कमिंग अप विद अ न्यू वर्ड, दे आर जस्ट इंस्टेंटली गूगलिंग इट आउट कि इसका मीनिंग क्या होता है। ये समझ लो कि वर्ड्स एग्जाम में आप कितने भी 5,000 वर्ड्स अगर आप प्रिपेयर करके जाते भी हो, फिर भी ऐसे कोई ना कोई वर्ड आ सकते हैं जो आपने लाइफ में पहली बार सुने हो। तो डोंट नीड टू गूगल एवरी सिंगल वर्ड। अगर आपको मीनिंग नहीं भी पता है, आप ओवरऑल उस पैराग्राफ का थीम समझने का ट्राई करिए, यू विल गेट द आंसर। यहाँ पे पढ़ते इन अदर वर्ड्स, लॉस्ट न्यूरॉन्स कैन बी रिप्लेस्ड, आपके जो न्यूरॉन्स खत्म हो गए हैं उसको रिप्लेस कर सकते हैं। व्हाट मेक्स दिस डिस्कवरी इवन मोर पावरफुल इज द फैक्ट दैट रिप्लेनिशिंग न्यूरॉन्स इज रादर स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप सीधा तरीके से उसको रिप्लेनिश कर सकते हैं। जैसे कि रिप्लेनिश का मीनिंग नहीं पता है, दैट इज परफेक्टली नॉट एन इश्यू। लेट्स रीड फर्दर। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्टिम्युलेंट्स फॉर न्यूरॉन ग्रोथ इज फिजिकल एक्टिविटी। जैसे जैसे आप फिजिकल एक्टिविटी करोगे,
आपका न्यूरॉन ग्रोथ बढ़ता जाएगा. सो इन एडिशन टू इट्स रोल इन द रिडक्शन ऑफ स्ट्रेस hormones in the first place and its ability to stimulate the release of endorphins, exercise has now been shown to contribute to the repair of the chronically stressed brain. जब आप एक्सरसाइज करते हो तो जो आपका स्ट्रेस ब्रेन रहता है, क्रॉनिकली स्ट्रेस ब्रेन, वो धीरे धीरे रिपेयर होता है. अब यहाँ पे अगेन सिटी लाइफ की कोई इफेक्ट अपनी मेंटल हेल्थ पे नहीं बताई है, एनिमल्स की कोई बात ही नहीं करी है. एक्सरसाइज हो सकता है, एक्सरसाइज हो सकता है. जॉब इंटरव्यूज अगेन दे हैव नॉट टॉक्ड अबाउट इट. और चाइल्डहुड की कोई बात नहीं करी है, न्यूरॉन्स की बात करी है, बट चाइल्डहुड में ऐसा होता है वो नहीं बताया. तो पूरे पैराग्राफ की थीम ये बता रही है कि आप जो भी आपके न्यूरॉन्स खत्म हो चुके हैं उसको रिप्लेस कर सकते हो, उसको रिप्लेनिश कर सकते हो, उसको फिर से जिंदा कर सकते हो, उसको अच्छा कर सकते हो जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो, जब आप एक्सरसाइज करते हो. तो इस पैराग्राफ की थीम मुझे मिली रीग्रोइंग ब्रेन विद द एक्सरसाइज. सो दिस इज गोइंग टू बी माय आंसर. सो गाइस, दिस इज हाउ you will have to solve list of headings. जब जब आप थीम समझोगे you will always get the correct answer. थीम समझते जाओ, पैराग्राफ सॉल्व करते जाओ. आई एम गोइंग टू क्रिएट many such videos. I hope you are clear with this particular list of heading and you must have enjoyed it. If you are new to this channel, do like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you so much.